Students, very good morning to all of you. Once again, very interesting topic of physics, fundamental force. आज की क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं तीसरा और चौथा फंडामेंटल फोर्स। इससे पहले आपको याद होगा मैं दो फंडामेंटल फोर्स बहुत डिटेल में और क्लियर कंसेप्ट के साथ डिस्कस किया था, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ लेके चलते हैं हम लोग। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस किए थे, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, उसी में कूलम फोर्स को भी डिस्कस कर दिए थे, मैग्नेटिक फोर्स को भी। आज बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तीसरा फंडामेंटल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आइए समझते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए, इसको समझने के लिए मुझे जहां तक लगता है हमें एटम के पास जाना होगा, क्योंकि न्यूक्लियस किससे संबंधित है? एटम से। तो कुछ बातें हम लोग एटम के बारे में कर लेते हैं, और अगर कुछ बातें हम एटम के बारे में करें, देखिए हमने आपको पहले भी बोला है, जब कंसेप्ट सीखने की बात आती है जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स माइंड को करके सीखिएगा। फिजिक्स है, टाइम लगता है, पर एक बार फिजिक्स हो गया तो हो गया, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। आपको याद होगा केमिस्ट्री में भी डिस्कस किए थे, और आज फिजिक्स में भी आ गया। मैटर यानी पदार्थ, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। यानी सब कुछ जो खेल है इसी एटम का है। यानी अभी जो मैंने लिखा, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि पदार्थ का निर्माण, यार एकदम रिलैक्स होकर समझना, जहां से शुरू हुआ है ना एकदम वहीं से समझा रहा हूं। पदार्थ का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से होता है। उन सूक्ष्म कणों को मैं एटम, परमाणु कहता हूं। अब हम लोग जानते हैं जो एटम है वो शेप में स्फेरिकल होता है। एटम है वो शेप में गोल होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं एटम मेनली तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और इन तीनों पार्टिकल को बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल। पार्टिकल किसका? एटम का। बस इसी में पूरा कहानी छुपा है। तो हमें ये पता है कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है और एटम गोल होता है। और हमें ये भी पता है कि एटम के सेंटर में, ध्यान देना, एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को न्यूक्लियस, नाभिक कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ स्टूडेंट्स, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में कौन रिवॉल्व करता है? हमारा इलेक्ट्रॉन।
यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इन्हें सेल कहते हैं, KLMN। अब उतना डीप में नहीं जाएंगे। अब बारी है न्यूक्लियस का, क्योंकि मेरा टॉपिक ही है प्रबल नाभिकीय बल। याद रखना, एटम एटम सब कुछ इसी से समझा देंगे, इस एक चित्र से ही सब क्लियर कर देंगे। एटम पदार्थ का जो सबसे छोटा कण, वो परमाणु। एटम का निर्माण 3 फंडामेंटल पार्टिकल से होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल। अब एटम गोलाकार होता है, एटम इज स्फेरिकल इन शेप, और एटम के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो भाई अब बारी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। एटम के सेंटर में एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में पूरे के पूरे एटम का मास सेंटर्ड होता है, और इसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ही बोला जाता है न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस में मेरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इसी न्यूक्लियस में मेरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। आइए अब बात करते हैं सिर्फ न्यूक्लियस का। ये मेरा न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस में बोल दिए कि पॉजिटिव प्रोटॉन है। ध्यान दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिमाग पे टेंशन नहीं कि बहुत कठिन है। इट्स मोर देन इजियर वट एवर यू थिंक। एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है, और साथ साथ न्यूट्रॉन भी इसमें मौजूद है। कुछ इस तरह से। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी मौजूद है मेरा न्यूक्लियस के अंदर। अब स्टूडेंट्स आप खुद बताइए, कूलम्ब्स का लॉ पढ़ाते समय मैंने तुम्हें खुद बताया था कि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा, माइनस माइनस एक दूसरे को दूर भगाएगा। तो भाई तुम्हारे दिमाग में ये सवाल तो जा ही रहा होगा कि सर न्यूक्लियस कैसे बनता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन क्या एक दूसरे को दूर नहीं भगाएगा? क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को रिपल्स नहीं करेगा? क्या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को रिपल्स नहीं करेगा? स्टूडेंट्स, सिमिलर चार्ज का रिपेल करना एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो निश्चित रूप से प्लस प्लस एक दूसरे को दूर भगाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दूर भगाएगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दूर भगाएगा। पर इनके दूर भगाने के बावजूद ये कितना भी दूर भगाने का कोशिश करें, पर फिर भी रहते तो न्यूक्लियस में ही ना है, और रहते न्यूक्लियस में ही है। तो बोला जाता है न्यूक्लियस में उपस्थित, ध्यान देना, न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को, या वो बल जो प्रोटॉन प्रोटॉन को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को मजबूती से एक दूसरे के साथ बांधे रखता है, उसी अट्रैक्शन फोर्स को बोला जाता है प्रबल नाभिकीय बल। द फोर्स विच बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन
present in the nucleus of atom is called strong nuclear force. वह बल जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखता है, उस बल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। 100% यही डेफिनेशन है। अब बात करते हैं, जो बोले हैं वो आप समझ लीजिए, अपना ही लैंग्वेज है सब। देख लीजिए, ये बहुत अच्छा फिगर बनाने का प्रयास किया गया है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये हम लोगों का न्यूट्रॉन हो गया। देखिएगा स्टूडेंट्स, हालांकि हमने तो वहां और ओपन बता दिया। ये न्यूट्रॉन हो गया और ये प्रोटॉन हो गया, और भाई सबका सब कहां रहेगा? न्यूक्लियस में रहेगा। तो देखो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में, और यहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, और यहां प्रोटॉन प्रोटॉन में। ये देख लीजिए, कलर से तो और बढ़िया हो गया, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन भी दिख रहा है, दो रेड, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सब आपस में जुड़ा हुआ है, और सब कहां पे है? न्यूक्लियस में। तो भाई सटेगा तो बिना फोर्स के सटेगा, फोर्स लग रहा है। जो अट्रैक्शन फोर्स है वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आई होप क्लियर हो चुका होगा। हाँ, कुछ प्रॉपर्टी, चलिए पहले एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, होगा जरूर इसमें, क्योंकि देखिए इस चैनल का उद्देश्य एकमात्र है 11th 12th के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ाना, जीरो से धीरे धीरे प्रयास करते करते आपको हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाना। केवल नीट पढ़ाना हो या केवल 11th पढ़ाना हो, वो कुछ इजी काम होता है, पर बेस भी बनाना और उसको हाईएस्ट तक लेके जाना थोड़ा मेहनत का काम है, वही प्रयास कर रहे हैं। आइए, डेफिनेशन, द प्रोटॉन, बिल्कुल बोले थे, P प्लस, न्यूट्रॉन N0 प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में रहता है। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है इस तरह। मस्ट बी हेल्ड टुगेदर, भाई दोनों साथ साथ है, तो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसी फोर्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरे शब्दों में, द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स टुगेदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी वो मजबूत बल जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में बांधता है, उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी मजबूत बल, आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इस प्रबल आकर्षण बल को ही नाभिकीय बल कहते हैं, या वह प्रबल आकर्षण बल जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधे रखता है, यही कहलाता है प्रबल नाभिकीय बल। कुछ आपको इसका प्रॉपर्टी समझाते हैं, देखिएगा जरा। एक फिगर से मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं जरा। देखिए ये फिगर था ना, आप खुद देख लीजिए, इसी से सब प्रॉपर्टी बता देते हैं। पहली बात, जो न्यूक्लियर, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, नाम ही बता रहा है ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, चारों फंडामेंटल फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसका मैग्नीट्यूड लगभग 1 रहता है। अब इसका रेंज कहां तक होगा? जो न्यूक्लियस के अंदर होगा, न्यूक्लियस के साइज के भीतर ही इसका रेंज होगा। बहुत ज्यादा रेंज तो होगा नहीं, शॉर्ट रेंज होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत ज्यादा रेंज होता है। दूसरे नंबर पे, अब ये बताइए, क्या ये सेंटर को मिला रही है? इसको सेंटर से कोई मतलब ही नहीं है, ये सेंट्रिक फोर्स नहीं है, केंद्रीय बल नहीं है, ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। और क्या ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को पालन कर रही है? क्या इसको दूरी से कोई मतलब है? जैसे कुलम में था ग्रेविटेशन में, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो नहीं करती है। यही इसका 5-6 प्रॉपर्टीज है। आइए, जिसको हम लोगों ने नोट्स की तरह भी लिखा है कि आप लोगों को सुविधा रहे, देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आइए, बहुत अच्छा लिखा गया है।
देखिए पहला, दीज फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस, बिल्कुल अट्रैक्टिव है। और किसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में पहले ही बताया था, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। यह बल प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, और सिर्फ क्या होगा? अट्रैक्शन। ये फोर्स जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर का है, नाम ने ही बता दिया स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और बता दिया कि ये कितने रेंज तक लगेगा। न्यूक्लियस के डायामीटर से संबंधित है, 10 की पावर -15 -13, ये आपको लिखा गया है। ये बल कम दूरी के बल हैं, ये केवल नाभिक के भीतर प्रभावी होते हैं। आगे देख लीजिए, ये फोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है कि न्यूट्रॉन में कैसा चार्ज है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। यह बल आवेश से स्वतंत्र है, जो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच का बल है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य का बल है। यानी दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, दैट इज फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। इसी प्रकार ये सब प्रॉपर्टीज जो हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स, और बोल देते हैं, ये केवल आपके लिए है कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स वगैरह बना लीजिए, और एक प्रयास किया जाता है कि बेहतर लगे आपको। इसके बाद बताए थे नॉन सेंट्रल फोर्स है, बताए थे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगा, और बताए थे नॉन कंजर्वेटिव नेचर की ये हमारा फोर्सेस है। तो स्टूडेंट्स लास्टली मैं 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर देता हूं। एटम को देखिए, एटम स्फेरिकल होगा। एटम का फॉर्मेशन मेनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल से होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। एटम स्फेरिकल इन शेप होता है। एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्यों इतने सारे प्रोटॉन हैं, क्यों इतने सारे न्यूट्रॉन हैं? उनको आपस में जोड़े रखने के लिए, बांधे रखने के लिए न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या प्रॉपर्टी होगा? वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होगा, नॉन सेंट्रल होगा, उसका रेंज कम होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये फोर्स चार्ज के नेचर से इंडिपेंडेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको डायरेक्ट बता देते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए, अगर हम बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स, जैसे आपको दिखाया गया है कि जब कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कुछ रिएक्शंस हुआ, रेडियो एक्टिविटी से संबंधित रिएक्शन हुआ, बीटा डीके से संबंधित रिएक्शन हुआ, बीटा पार्टिकल्स के थ्रू। जैसे आप देखिए, यहां पर हम दिखा देते हैं। देखिए, एकदम क्लियर समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, द फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी जो एकदम एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में, जो प्राथमिक कणों के बीच में जो बल लगता है, द फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल एमिटेड ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव, जब रेडियो सक्रिय विखंडन होता है, जैसे अल्फा बीटा गामा किरणों की हम लोग बात करते हैं, एमिटेड ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डीके यानी टूटना, इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी एलिमेंट्री पार्टिकल के मध्य लगने वाला फोर्स, एलिमेंट्री पार्टिकल के मध्य लगने वाला फोर्स, और वो फोर्स कब लग रहा है? जब रेडियो एक्टिव विखंडन हो रहा है, जब रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, तो उस फोर्स को बोला जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और दूसरे शब्दों में देख लो, द वीक न्यूक्लियर फोर्स, बिल्कुल वीक है भाई, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी वेरी वीक, बट इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन ग्रेविटेशनल फोर्स। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत 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 कमजोर है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स खुदे सबसे ज्यादा कमजोर है।
तो उससे तो मजबूत होगा। अब स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वीकर दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कमजोर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा मजबूत होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ये क्या होगा, कमजोर होगा। यानी चारों का नंबर आ गया। सबसे कमजोर बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद नंबर आएगा ग्रेविटेशनल से थोड़ा मजबूत हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद नंबर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे ज्यादा स्ट्रांग है आपका स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। और इसका रेंज भी बहुत ज्यादा नहीं है, 10 की पावर -16 मीटर। आप खुद देखिए न्यूक्लियस से संबंधित जो फोर्स है वो कितना ज्यादा रेंज का होगा। यहां हिंदी में समझ लीजिए, रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी क्षय के दौरान, यानी जब रेडियो एक्टिव डीके होता है प्राथमिक कणों के बीच, जब प्राथमिक कण निकल रहे हैं उनके बीच उत्सर्जित बल को, यानी प्राथमिक कणों के बीच लगने वाले बल को, उनके बीच निकलने वाले बल को ही दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल मेरा बहुत ही कमजोर बल होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक मजबूत होता है, और प्रबल नाभिकीय बल से बहुत कम होगा, और विद्युतीय चुंबकीय बल से भी कम होगा। इसका रेंज कितना होगा, 10 की पावर -16 मीटर का लगभग इसका रेंज है। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस से संबंधित, वीक न्यूक्लियर फोर्स जब रेडियो एक्टिव विखंडन होगा तो एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में एक हल्का सा फोर्स लगता है, उसी फोर्स को बोल दिया जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। आगे हम लोग जब आपको पढ़ाएंगे, सेकेंड ईयर में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे, उसमें रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है। पहले केमिस्ट्री के सिलेबस में भी पढ़ना होता था, तो वहां पे हद से ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ये इतना कंसेप्ट आपके लिए पर्याप्त है। कुछ इसके बारे में और देख लीजिए आप लोग। प्रयास किया गया है, कौन कौन सा फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, अप्रोक्सीमेटली जो इनका मैग्नीट्यूड होता है, जो सामान्यतः मैग्नीट्यूड होता है लगभग, रिलेटिव मैग्नीट्यूड, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक हो गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका सबसे कम होगा, ध्यान दीजिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका सबसे कम होगा स्टूडेंट्स, और इसी प्रकार ग्रेविटेशनल फोर्स तो कम होगा, उसके बाद आप देख लीजिए नंबर आएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, न्यूक्लियर फोर्स होगा। फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स का नंबर आएगा, और फिर ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी हम आपको यहां पे बताना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आप कर लेंगे, 1 कर लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना कर लेंगे, 10 की पावर -38 आप कर लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का आप कितना कर लेंगे, 10 की पावर आप -2 कर लेंगे। और इसी प्रकार स्टूडेंट्स, आपका जो वीक न्यूक्लियर फोर्स बचा वो 10 की पावर -13। ये आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप समझ लीजिएगा आपके लिए एक मैच द कॉलम हो गया, कि आप इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करें। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया पहले नंबर पे। उसके बाद नंबर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, इसका 1, 10 की पावर -2। उसके बाद नंबर आएगा स्टूडेंट वीक न्यूक्लियर फोर्स का, 10 की पावर -13। और लास्ट में नंबर आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये टाइपिंग एरर है, डजेंट मैटर, बड़े बड़े काम में ये सब होता है। चलिए, तो फाइनली ये आपको बताया है कि आप इसको देख लेंगे। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं समरी फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। कितने टाइप का, ग्रेविटेशनल फोर्स,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन सबको आपको एक एक करके मैं डिस्कस ही कर चुका हूं। अब इसी प्रकार लास्ट में एज यूजुअल अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेहतर लाइंस हैं, आप लोग जरूर देखा करें, काफी मेहनत लगता है सबको लिखने में। तो देखते हैं, शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है 100%। अगर शिक्षा नहीं होगा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। जिस तरह अगर हमारे शरीर के अंदर आत्मा ना हो तो कुछ भी हम नहीं कर सकते। शिक्षा हमारे शरीर की, हमारे समाज की आत्मा है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है, यानी जनरेशन टू जनरेशन ये नॉलेज बढ़ रहा है। हम आपको नॉलेज देंगे, आप दूसरे जनरेशन को दीजिएगा, आप दूसरे जनरेशन को, नई नई खोज होगा। और वो सभी खोज किसके कारण हो रहा है? वो सभी खोज एजुकेशन के कारण। आई होप स्टूडेंट्स वंस अगेन आप लोग एंजॉय किए होंगे आज का लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।